नवीन सुबोध पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल के साथ साथ मैं आपको जो भी अभिक्रियाएं करा रहा हूँ उस, और वो अगर कहीं 11 से संबंधित है तो उस टॉपिक को मैं आपको साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। एल्कोहल में हम रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, और रासायनिक गुण हम कौन से पढ़ रहे थे? नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये पढ़ रहे थे भाई। अब इसमें अर्थात कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे थे? जिसमें COH बंध टूटता है, ठीक है। इसमें हमने लगभग 2 दिन से हम ये अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी HX से क्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। इसमें मैंने आपको कई अभिक्रियाएं बताई हैं, जितनी भी चैप्टर की हैं मैक्सिमम अभिक्रियाएं आपके पास यहाँ पहुँच चुकी हैं, नेक्स्ट चैप्टरों में भी ये आने वाली हैं। इसके बाद फिर मैंने कल आपको PCl5 के साथ क्रिया करवाई, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, और फिर बताया था कि मैंने ये कैसे टूटता है और एल्किल क्लोराइड बनता है। इसके बाद फिर PCl3 के साथ क्रिया करवाई। PCl3 के बाद फिर हमने आपको PBr3 और PI3 के बारे में बताया, इनसे क्रिया करवाई। तो इनके बारे में क्या बताया था कि ये अस्थायी होते हैं, और अगर हमको इसी अभिक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो अभिक्रिया रेड P प्लस Br2 या रेड P प्लस I2 के साथ करवाई जाती है। इतना करवाने के बाद हमने यहाँ पर आपको अभिक्रिया लिखवाई और आपको कल की क्लास आपकी पूरी हो गई थी, ठीक है ना। इसके आगे एक अभिक्रिया इसमें और है, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ही है, और एक बेटा सब एक, अब क्या है कि एल्कोहल की अभिक्रियाएं 2-3 अभिक्रिया और बची हैं। तो जो बुक है ना, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, जो आ रही है 110 या 15 रुपये की बुक है, तो वो आप खरीद लें, ठीक है। और उसके बाद वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एल्कोहल जैसे कंप्लीट होगा ना, तो कुछ क्वेश्चन तो मैंने बीच में लिखवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं और आपको लिखवा दूंगा। फिर उस बुक में जो अंदर क्वेश्चन है तो उनको आप करो, तो आपको पता लगेगा कि भाई हमारे अंदर कितना हमको समझ में आ रहा है, क्या हम कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो साथ के साथ आप क्वेश्चन भी निपटाते चलोगे ना, तो ये नहीं रहेगा कि हमको ये बाद में देखना है, बाद में नहीं, जो कुछ होना अभी होना है। तो आप साथ के साथ वो अंदर के एग्जाम्पल क्वेश्चन, IPSC नाम है उसमें कुछ क्वेश्चन में, वो आप साथ के साथ करते चलें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें अभिक्रिया जो है वो है, हेडिंग डालो आप, थायोनिल क्लोराइड, ब्रैकेट में लिखना SOCl2 से क्रिया। इसी में है नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में है थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, SOCl2 से क्रिया, SOCl2 से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, ठीक है। बहुत सिंपल अभिक्रिया है, बहुत अच्छी अभिक्रिया है। देखिए अभिक्रिया, पहली बात तो यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटी नहीं जाती है। दूसरा यह है कि आपको समझने में जितना आसान यहां समझने में आता है ना, आप उसको लिखने को सारी जगह अभिक्रिया लिखी हुई हैं, पर एक बार अगर आपको अभिक्रिया दिमाग में बैठ गई तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। कुछ बातें जो मैं आपको साथ साथ बताते रह रहा हूं, कि जैसे मैंने आपको क्रिया किससे करवाई थी, इससे पहले एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करवाई, PCl3 से करवाई, PBr3 से करवाई, PI3 से करवाई, और अब मैं SOCl2 से करवा रहा हूं। ये सभी अभिकर्मक जो है ना, इनकी एक खासियत है, ये उन्हीं हाइड्रोकार्बन यौगिकों से क्रिया करते हैं जिसमें ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह होता है। किससे क्रिया करते हैं बोलो? जिनमें ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह होता है। जैसे एल्कोहल से क्रिया करते हैं, फिनॉल से क्रिया करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करते हैं, ईथर से क्रिया करते हैं, ऐसे, ठीक है। और इनसे सबसे बनेगा क्या, सुनिए, PCl5 से एल्किल क्लोराइड बनेगा, PCl3 से एल्किल क्लोराइड बनेगा, PBr3 से एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, इससे एल्किल आयोडाइड बनेगा, और SOCl2 से क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा। तो ये आपको इनकी अभिक्रियाएं अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको आएंगी, फिनॉल में भी आएंगी, और
चैप्टर नंबर 10 में जहां एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है, टोटल अपक्रियाएं जो हम पढ़ रहे हैं 2-3 दिन से, वो टोटल अपक्रिया आपको वहां पे भी आने वाली हैं। ठीक है बेटा। तो अब देखिए ये जो है थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, अच्छा ये जो शब्द है ना थायो, कई जगह आएगा, जहां भी सल्फर आएगी ना, जहां भी सल्फर आएगी वहां नाम थायो आएगा। जहां भी सल्फर आएगी वह नाम क्या आएगा? थायो। मैं आपको बताऊं, आपके 11th में आपने क्रियात्मक समूह पढ़ा है, इसका अनुलग्न है ऑल, पता है, और SH इसका अनुलग्न है थायोल। ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं, और इसमें आप ओब्लिक करके लिख सकते हो, इस अपक्रिया का एक नाम और है, और इसको कहते हैं डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रक्रम, डार्जन प्रक्रम। अपक्रिया आप 1 मिनट देख लें और उसके बाद देखिए क्या आनंद आएगा अपक्रिया करने में। ये एल्कोहल है, एल्कोहल, और इसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड की जो संरचना है वो कैसी है देखिए, ClSO, आप इसको अब देखिए अपक्रिया कैसे होती है, मैं आपको अलग अपक्रिया करके बताता हूं थायोनिल क्लोराइड के साथ। ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो एक्चुअल में क्या है कि जो H है वो इस Cl को ले जाएगा। किसको ले जाएगा? Cl को। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये SO को ले जाएगी, किसके रूप में निकलेगी? SO2। क्या बचा? R और Cl। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहां ये है थायोनिल क्लोराइड, Cl H को ले जाएगी, क्योंकि भाई बॉन्ड दोनों टूटने वाले हैं, सल्फर की 2 संयोजकता है। ये जो ऑक्सीजन है, अभिक्रिया ध्यान से सुने, अभिक्रिया प्रीडिन क्षार की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? प्रीडिन क्षार। ये आपको एसिटिलीकरण में भी आया था, प्रीडिन क्षार पता हो तो देखिए बाहर क्या निकलेगा? HCl, बाहर क्या निकलेगा? SO2, ये Cl इस R पर जुड़ जाएगा, एल्किल क्लोराइड। ध्यान से सुने, यहां पर मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, आप देखिए यहां ये जो एल्किल क्लोराइड इससे बन रहा है ना, ये एल्किल क्लोराइड बनाने की बहुत अच्छी विधि है। अच्छी विधि क्यों है? कि इसमें सह उत्पाद जो बन रहे हैं, एक तो HCl बन रहा है और एक कौन बन रहा है? SO2। तो HCl क्या है? अम्ल है। प्रीडिन क्या है? क्षार है। तो HCl अम्ल जो है वो प्रीडिन क्षार द्वारा क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है, तो हट गया, अब उत्पाद में से हट गया। और SO2 क्या है? गैस है। SO2 क्या है? गैस। तो ये गैस के रूप में क्या चली जाती है? बाहर निकल जाती है। अब उत्पाद में केवल क्या बचा आपका? एल्किल क्लोराइड। केवल शुद्ध मात्रा में आपको क्या प्राप्त होगा इसमें? एल्किल क्लोराइड। दूसरा क्या है सुनिए, दूसरा अगर हम देखें, मैं लासातिले के नियम के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि अब अगर हम उत्पाद को हटाते जाएं, उत्पाद को हटाते जाएं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, क्योंकि वो उस परिवर्तन का विरोध करती है जो उसकी साम्यावस्था में किया गया है। ठीक है। तो ये अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है, सर्वोत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध एल्किल क्लोराइड और एल्किल क्लोराइड की अच्छी लब्धि माने मात्रा हमको प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि उत्पाद जल्दी जल्दी बनता रहता है। ठीक है। एक एग्जांपल कर देख लेते हैं इसको। CH3 CH2OH एथेनॉल और Cl SOCl HCl SO2
अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में बोलो? प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में HCl SO2 ClH से जाके जुड़ेगा CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है किसी को? लिखिए लिखिए, जब अल्कोहल की क्रिया प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड ब्रैकेट में आप SOCl2 लिख सकें, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब ये दोनों अपक्रियाएं आप बता रहे हैं, फिर मैं 2 पॉइंट इसमें लिखवाऊंगा आपको। समझ में आ गया बेटा? इसमें 2 बातें, ये जो अभिक्रिया है एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। क्यों अच्छी विधि है? क्योंकि इसमें बनने वाला HCl अम्ल प्रीडीन क्षार द्वारा अवशोषित हो जाता है, SO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, तो शुद्ध अवस्था में एल्किल क्लोराइड की अच्छी लब्धि हमको प्राप्त होती है। एरो लगा के लिख लो नीचे। उपर्युक्त अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। सबसे अच्छी विधि है क्योंकि इस अभिक्रिया में बनने वाला HCl अम्ल, इस अभिक्रिया में बनने वाला HCl अम्ल प्रीडीन क्षार द्वारा अवशोषित हो जाता है। इस अभिक्रिया में बनने वाला HCl अम्ल प्रीडीन क्षार द्वारा अवशोषित हो जाता है।
तथा SO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। SO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, जिससे शुद्ध एल्किल क्लोराइड की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। लब्धि माने क्या होता है पता है आपको? मात्रा। एल्किल क्लोराइड की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। आया बेटा समझ में? रटाना नहीं, रटना नहीं है। जितनी भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं अभी आपने पढ़ी, इसकी हम 2 दिन से इनको पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से, जितनी भी जैसी अपक्रिया यहाँ पे पढ़ी हैं आपने एल्कोहल के रासायनिक गुणों में, ये सारी अपक्रियाएं आपको एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में पढ़नी है। समझ में आया बात? एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में। क्योंकि मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप एक चैप्टर को आप थोड़ा सा समझ के और बस अपक्रियाओं से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। अगर आपने 11th में ही अपक्रियाएं पढ़ी होती हैं, 11th में बहुत सारी अपक्रियां हैं, उसमें मार्कोनी कॉपकनियम, सहजकनियम अभी आने वाला है यहाँ, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आता ना कि मैं कहता कि आपको अगली अपक्रिया भी बताऊंगा कि सहजकनियम लगेगा, तो आप खुश हो जाते हैं, अरे यार ये तो हमें पढ़ चुके हैं। अब जैसे जब आप चैप्टर नंबर 10 पढ़ोगे ना, तो एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि पढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे कि एल्कोहल की क्रिया किससे कराने पर? HX से कराने पर। तो आपको भी अरे ये तो हमें पता है कि एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो एल्किल हैलाइड बनेगा। क्रियाशीलता का क्रम भी हमको पता है कि 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि मध्यवर्ती इसमें कार्बोनियम आयन बनता है। तो रटना नहीं है। अभी तो बहुत सारी देखिए मध्यवर्ती कैसे बन रहा है, स्थायित्व किसके आधार पर, तो मैक्सिमम स्थायित्व आपको बता दूं प्रेरणिक प्रभाव या अनुनाद से आप प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अगर कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन या कार्बोएनायन, इनका यदि हम स्थायित्व अगर देखेंगे तो मैक्सिमम स्थायित्व इनका प्रेरणिक प्रभाव से देखा जाएगा। किससे देखा जाएगा? प्रेरणिक प्रभाव से। और आप 2 बार शायद देख चुके हैं और अभी आपको धीरे धीरे आ भी रहा है। ठीक है। तो मेरा ये कहना है, अभी एक्चुअल में क्या है कि एल्कोहल हमको स्टार्ट किए बहुत दिन हो गए, लेकिन इसमें मैंने बीच बीच में आपको 11th के बारे में भी बताया है, 11th के कुछ टॉपिक भी समझाए, इसलिए थोड़ा ये अब क्या चल रहा है, स्लो। नहीं तो लगभग 30-40 क्लास में तो पूरा चैप्टर हो जाना चाहिए था, और अगला चैप्टर फिर और कम क्लास में, क्योंकि अपक्रियाएं फिर जानी पहचानी होती है ना, नई नई अपक्रियाएं बहुत कम आती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासियत है, बिना समझे आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार की अपक्रियाएं हो चुकी हैं, बहुत शानदार अपक्रियाएं एल्कोहल की। ये अपक्रियाएं ऐसा नहीं कि 12th में तो क्वेश्चन इनके आते ही आते हैं, आपको हर जगह इसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 2 प्रकार की अपक्रिया हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गई। नंबर 3 हेडिंग डालो, नंबर 3 हेडिंग डालो, निर्जलीकरण। भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में 2-3 अपक्रियाएं पढ़ी हमने, फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में 2-3-4 अपक्रियाएं पढ़ी। अब ये अलग है, तीसरा प्रकार है, कौन सा है? निर्जलीकरण। ठीक है। मैंने देखिए शब्दों को देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था नी और बी, इनका अर्थ होता है निकलना। इनका अर्थ क्या होता है? निकलना। अब निर्जल इसका मतलब जल रहित करना। समझ में आ गया? तो ये नाम से आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है। तो एल्कोहल का जो निर्जलीकरण अपक्रिया है, यह अपक्रिया आपकी 11th की अपक्रिया है। और
मैं आपको बता दूं एक दूसरे से रिलेटेड अपक्रियाएं, 11th की अपक्रिया ये है। और इससे पहले अगर आपने जो एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ी थी और विधि में एल्कीन पर जल का योग कराया था, जल का पता हो तो आपको, जल का योग कराया था एल्कीन पर। अपक्रिया आप देखें, पीछे पलट के देख सकते हैं, एल्कीन पर जल का योग, एल्कीन पर तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल का योग करवाया था तो एल्कोहल बना था। क्या बना था? एल्कोहल। यहां पर ये जो अपक्रिया है ना, जस्ट इसकी उल्टी अपक्रिया है। हम बताएं आपको कैसे। देखिए, इंक है क्या उधर? चलो कोई नहीं। देखो, मैं दो बातें और आपसे कहता हूं। यहां पर शब्द जैसे आएंगे अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा, डेल्टा, ओमेगा, तो कौन से कार्बन को कहते हैं? तो किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन से कौन जुड़ा होता है? क्रियात्मक समूह, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा का पड़ोसी, अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन, या कहें कि अल्फा का पड़ोसी कौन सा कहलाता है? बीटा कार्बन। और यदि श्रृंखला बड़ी होती तो इसका पड़ोसी गामा, इसका पड़ोसी डेल्टा, ओमेगा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको क्रियाविधि भी समझनी है। बहुत शानदार अपक्रिया है, बहुत शानदार क्रियाविधि है, आनंद भी आएगा आपको। CH3 CH2OH एथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपको क्या कहा कि जहां भी सांद्र H2SO4 आए जल के अणु का निष्कासन होगा 99.9%, और जहां तनु H2SO4 आएगा जल के अणु का क्या होगा? योग। एल्कोहल की वाष्प को 443 केल्विन ताप पर, कितने पर? 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 या H3PO4 के साथ गर्म करते हैं। सांद्र H2SO4 या H3PO4 के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कितने पर? 443 केल्विन ताप पर। यहां पर आपको मैं बता दूं, बार बार आपको क्या कह रहा हूं कि ये अपक्रियाएं निश्चित टेम्परेचर की हैं, तो यहां ये टेम्परेचर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एल्कोहल है, सांद्र H2SO4 है, टेम्परेचर कितना है? 443 है। उत्पाद बनेगा, अभी हम बना देंगे। और अगर हमने यहां पर टेम्परेचर 413 कर दिया सांद्र H2SO4, तो उत्पाद यहां पर चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 443 केल्विन ताप पर। ठीक है ना? वैसे तो आपको बताऊं, कोई भी अपक्रिया बिना टेम्परेचर प्रेशर के होती नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि हमने हर अपक्रिया में टेम्परेचर नहीं लिखा है। तो जो अपक्रिया टेम्परेचर लिखने की भाई यूनिक नहीं है, टेम्परेचर भाई इतना वेरी नहीं कर रहा है, तो नहीं लिखते हैं। लेकिन जहां टेम्परेचर से उत्पाद ही चेंज हो रहा है, थोड़े से टेम्परेचर से, वो लिखना पड़ता है। तो यहां पे कुछ अपक्रिया हम लिखेंगे टेम्परेचर से, आपको बताएंगे अलग अलग टेम्परेचर पर एल्कोहल से अलग अलग उत्पाद बनेगा। अभिक्रिया क्या होगी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एल्कोहल के वाष्प को, एल्कोहल को हम गर्म करें, तो यहां पर अल्फा कार्बन से OH, अल्फा कार्बन से कौन? OH, और बीटा कार्बन से, अब एक बार बताऊं, इस CH3 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? CH2H लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है क्या? बोलिए। नहीं है दिक्कत। ठीक है ना? तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से कौन? H। बाहर क्या निकलेगा? H2O। देखिए यहां से बंद टूटा, यहां से बंद टूटा, इन दोनों के बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगी? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, कौन बन गई? एथीन। क्या कहेंगे इसको? एल्कीन। क्या कहेंगे? एल्कीन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिमाग को घुमाओ, घुमाओ दिमाग को, उल्टा चले। जैसे उल्टा कैसे चले?
एल्कीन है, और एल्कीन इधर कौन है, H2O। जब ये H2O H2SO4 में मिल जाएगा सांद्र H2SO4 में, तो सांद्र H2SO4 तनु में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। पहली बात तो तनु और सांद्र का मतलब समझते हो ना, सांद्र माने उस पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है उस विलयन में, ठीक है ना। तो सांद्र का मतलब जैसे 90% H2SO4 का जलीय विलयन, और तनु का मतलब है माने 10%, 20%, 30%। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, फिर इनको अलग अलग परसेंटेज पे अलग अलग इनको कहते हैं अपन। तो उल्टा अगर हम चलेंगे, देखिए अगर यहां पे तनु H2SO4 हो, जल का योग करें तो उत्पाद क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये अपक्रिया इसी चैप्टर में आपने पढ़ी है, आप देखना अपक्रियाओं को इस प्रकार से जब देखोगे ना आपको बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। तो क्या बनी, एल्कीन। अभिक्रिया होती कैसे है, क्रियाविधि क्या है, मध्यवर्ती कौन बनता है, तो कौन से अल्कोहल ज्यादा देंगे, ये सारा का सारा हम अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले आप हेडिंग डाल लो फिर लिखते हैं। लिखिए, जब एल्कोहल को सांद्र H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो एल्फा कार्बन से OH तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तथा निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन प्राप्त होती है। ये अपक्रिया उतारो आप। एल्कीन प्राप्त होती है। आया समझ में। अभी देखिए, इसका नाम ब्यूटेन टूऑल या 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसको हम गर्म करें, इसको हम क्या करें,
गरम एक सेकेंड, इसमें थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। देखिए, इसको 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करें, गर्म। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई, जिस कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसको हम एल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एल्फा कार्बन। और एल्फा कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन क्या कहलाता है? बीटा। तो मैंने कहा ये बीटा, भाई ये इससे जुड़ा हुआ है। अब लेकिन ये कार्बन भी तो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी कौन सा हो गया, बोलो? बीटा। तो अब इनको थोड़ा इनमें अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बीटा करें तो इसको बीटा डैश कह दो, कोई फर्क नहीं है। तो अब यहां पे आप ध्यान दें, तो मैंने आपको अपक्रिया में क्या लिखवाया था कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल को गर्म करते हैं 443 केल्विन ताप पर, तो क्या बनता है? एल्कीन बनती है। एल्कीन कैसे बनती है? अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से कौन? H। अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से कौन? H। अब लेकिन कौन से बीटा कार्बन से? अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, ठीक है ना। तो कौन से बीटा कार्बन से जाएगी, अब मैं आपको बताऊं। अगर हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से जाती है, जलकाणु तो निकलेगा, ध्यान से सुनना, यहां पे आपको 2-3 चीजें समझने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है। अगर हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से जाती है तो इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखना, एल्कीन ऐसी बनेगी। ये 11वीं की अपक्रिया है, आप किताब में जाके आप देख सकते हैं, आज अपने नोट्स में देख सकते हैं। एल्कीन ये बनेगी अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो। चूंकि मैंने आपको लिखाया है कि हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलेगा, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा, गुरुजी इससे क्यों निकालते हो, इससे निकालो ना। अगर हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो जलकाणु तो जाएगा, एल्कीन कौन सी बनेगी? डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के मध्य होगा? एक इसके और एक इसके। देखना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से निकलता है तो इसका नाम क्या है, बोलो? ब्यूटेटूइन। और हाइड्रोजन यदि इस बीटा कार्बन से निकलता है तो इसका नाम क्या है, बोलो? ब्यूटवनईन। कोई दिक्कत है क्या? अब ये दो उत्पाद बन गए। कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा? दिमाग क्या? अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर हमको सैतजैप का नियम लगाना है। किसका नियम लगाना है? सैतजैप का नियम। सैतजैप का नियम क्या लगाना है? सैतजैप का नियम। और सैतजैप का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुने। और क्यों कहता है ऐसा, एक और है क्यों कहता है। क्योंकि जितने भी नियम आपने पढ़े ना, जैसे मार्कोनिकॉफ का नियम आपने पढ़ा, तो वो किसके आधार पर था? क्योंकि मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बन रहा था, तो जहां स्थायित्व ज्यादा था कार्बोनियम आयन का, उसके आधार पर मार्कोनिकॉफ ने नियम दिया। उसी प्रकार यहां सैतजैप का नियम भी लागू होता है। तो सैतजैप का नियम क्या कहता है कि यदि, अब आप देखिए, ये एक एल्कोहल है ना, और एक एल्कोहल से एक तो ये एल्कीन बन सकती है और दूसरी ये एल्कीन बन सकती है। बन सकती है नहीं बन सकती, बोलो? अगर किसी एल्कोहल के निर्जलीकरण से एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो, सैतजैप का नियम बता रहा हूं, हर जगह अप्लाई होता है, एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन, कौन सी एल्कीन? वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है
जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम हो। पुनः सुने, वह एल्कीन, अगर एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना, ये एल्कीन बनाने की विधि है कक्षा 11th में चैप्टर नंबर 12। अगर एल्कोहल के निर्जलीकरण से एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। अब आपका दिमाग चकराएगा, गुरुजी प्रतिस्थापियों की संख्या का मतलब क्या है? अब मेरी बात सुनो, हम इसको एल्कीन क्यों कह रहे हैं? इसको हम एल्कीन कह रहे हैं डबल बॉन्ड के कारण। तो हमारा सारा का सारा फोकस किस पे आ गया? बोलो डबल बॉन्ड, द्विबंधित कार्बन। अब यह है मुख्य इसका। अब आप देखो कि इसमें द्विबंधित जो कार्बन है ना, उन पर एक समूह तो इधर जुड़ा हुआ है, चाहे कितने भी कार्बन का है, और एक समूह इधर जुड़ा हुआ है। कितने समूह जुड़े हुए हैं बोलो द्विबंधित कार्बन पर? 2। भाई 2 समूह जुड़े हैं। और इसमें आप देखिए ये द्विबंधित कार्बन है, कितने समूह जुड़े हुए हैं इससे? एक समूह। कार्बन नहीं, समूह, केवल एक समूह। तो अब हम कह सकते हैं कि इस पर कितने प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं द्विबंधित कार्बनों पर? 2। और इस पर कितने जुड़े हुए हैं? 1। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम क्या, जिस एल्कीन में प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो, तो आप कहेंगे गुरुजी प्रतिस्थापी कहां? तो श्रृंखला में इसको गिनेंगे श्रृंखला में। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि द्विबंधित कार्बन से जितने ज्यादा प्रतिस्थापी जुड़े, जितने ज्यादा समूह जुड़े हो, तो ये द्विबंधित कार्बन है। एक इधर जुड़ा हुआ है समूह, एक इधर जुड़ा हुआ है, 2 समूह जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए? बोलो जुड़े हुए हैं। और इसमें केवल एक समूह जुड़ा हुआ है। तो यहां पर, या दूसरी तरह से कहें, सैजप ने क्या कहा कि एल्कीन वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम होगी। या दूसरी तरह से भी उसने कहा, और सरल बनाने के लिए, हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलता है। हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ध्यान से सुने, 2 नियम है एक जैसे लगभग। अगर हम उल्टा चलेंगे ना इसमें, उल्टा, तो लगेगा मार्कोनिकॉफ का नियम। ध्यान याद करें आप, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। मार्कोनिकॉफ का नियम, यदि किसी असममित एल्कीन के पर जल का योग कराएं तो योग किसके अनुसार होगा? मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। जल का धनात्मक भाग किस कार्बन पर जाके जुड़ेगा? जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। पता है आपको? आप अपक्रिया आपके 3-4 पन्ना के पीछे ही लिखी हुई है। और यदि हम एल्कोहल का निर्जलीकरण कराएं तो नियम कौन सा लगता है? ये दोनों नियम और ये सारी अवक्रियाएं आपको 11th में चैप्टर नंबर 12 में मिलनी है। मतलब मिलनी क्या है, आप पढ़ चुके हैं। सैजैप का नियम। अब सैजैप का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। तो ये तो क्या कहता है, हाइड्रोजन किसको दो? धनात्मक भाग किसको दो? जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। ये क्या कहता है, हाइड्रोजन किससे लो? जिस पर हाइड्रोजन पहले से कम है। तो ये तो कहता है भरे में भरा, कहते हैं ना कि भरे में भरा भगवान देता है, और एक जो नीचे पड़ा है ना पत्थर, तो उसको ठोकर मारते हुए चलते हैं सब, और कम करते जाओ, घटाते जाओ। तो ये 2 नियम हैं, ये सब हर जगह काम आएंगे आपको। तो अब आप देखिए कौन सी एल्कीन में प्रतिस्थापी ज्यादा है? बोलो ब्यूटूइन में या ब्यूटबनीन में? बोलो ब्यूटूइन में। दूसरी तरह के देखें, हाइड्रोजन कौन से बीटा कार्बन पर कम है? इस पर। तो मुख्य उत्पाद ये एल्कीन बनती है। मुख्य उत्पाद ये लगभग 80% के लगभग बनती है। और ये बनती है अल्प उत्पाद। बनती तो है, कम बनती है, बहुत कम। अगर इसको आप ना ही बनाएंगे तो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका निर्जलीकरण करवा रहे हैं और उसमें ये 2 ऑप्शन है, तो दोनों के दोनों सही हैं, मतलब दोनों बनेंगी क्या? तो बनेंगी। और अगर आपका ये ऑप्शन है और एक में ये ऑप्शन है तो ये सही रहेगी। कौन सी सही रहेगी? मुख्य उत्पाद। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है किसी को? लिखिए आप एरो लगा के। यदि एल्कोहल के निर्जलीकरण से, यदि एल्कोहल के निर्जलीकरण से एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो निर्जलीकरण
सैथ जैप के नियम के अनुसार होता है, सैथ जैप के नियम के अनुसार होता है। आप अलग से हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हो, सैथ जैप का नियम है ना, लिख लो, 2 लाइन लिखा देता हूं अलग से। सैथ जैप के नियम के अनुसार होता है, सैथ जैप का नियम हेडिंग डाल लें। लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि, इस नियम के अनुसार यदि एल्कोहल के निर्जलीकरण से एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन, वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में, वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या, जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम हो, जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम हो। अर्थात हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलता है, हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम हो। कई जगह काम आता है। देखिए, एक उसमें एल्किल हैलाइड का बी हाइड्रो हेलोजनीकरण होता है, उसमें कराएंगे हम चैप्टर 10 में, वहाँ पे भी एल्कीन बनती है, वहाँ पे भी सैथ जैप का नियम काम आता है। अच्छा, स्पीड मेरी फास्ट तो नहीं है, आप मुझे बता दें, क्योंकि पता नहीं लगता ना कि भाई आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, तो मैं स्लो कर दूंगा, है ना, तो कोई नहीं। तो बात समझ में आ गई, सैथ जैप का नियम, मार्कोनी, सैथ जैप। अब देखिए, अगर हम इधर से इधर चल रहे हैं तो कौन सा नियम लग रहा है, सैथ जैप, और इधर से इधर चलेंगे तो कौन सा लग रहा है, मार्कोनी। ठीक है ना, ये अब क्रिया उतार लो आप।
समझ में आ गया बेटा? अब क्रिया आप लिख चुके हो। इसमें अभी हमें बहुत आगे अभी चलना है, कुछ अब क्रिया और लिखानी है। उससे पहले इसमें मैं आपको निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखाता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल में निर्जलीकरण होता कैसे, मध्यवर्ती कौन बनता है, तो उससे हम ये पता लगाएंगे कि निर्जलीकरण के प्रति एल्कोहलों की जो क्रियाशीलता है कि कौन से एल्कोहल तीव्रता से निर्जलीकृत होते हैं, वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसी में आप छोटी हेडिंग डाल लें, निर्जलीकरण की क्रियाविधि, या केवल हेडिंग डाल लें क्रियाविधि, क्योंकि निर्जलीकरण तो ऊपर लिखा ही हुआ है। हेडिंग डालें क्रियाविधि। क्रियाविधि। और देखिए, मैंने आपको अभी शायद 12th में आपको एक क्रियाविधि कराई। वैसे 12th में जो मैंने कराई थी आपको क्रियाविधि, वो भी 11th की है और ये भी 11th की क्रियाविधि है, ठीक है। क्रियाविधि का सिस्टम क्या है आपको पता है। उत्प्रेरक जो है पहले टूटता है, अब क्रिया को प्रारंभ कराता है, उत्पाद बनता है और पुनः वापस आ जाता है। ये हम कक्षा 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं कि उत्प्रेरक का ये कार्य है, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुने, हम एल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और हमने वहां पर एल्किन पर जल का योग किया था तनु H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको अगर याद होना तो वहां पे भी अपक्रिया H2SO4 के आयनन से प्रारंभ हुई थी और यहां पे भी क्रियाविधि H2SO4 के आयनन से प्रारंभ होगी। अर्थात सबसे पहले तो जो अम्ल है ये आयनित होता है। अच्छा, ये मैं रिवर्सिबल का लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये HSO4 माइनस, जब H+ आयन मिलेगा तो ये वापस उसको ले लेगा। बहुत आप रटना, क्रियाविधि रट नहीं सकते कभी भी, और समझ में आ गई तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिमाग में क्या रखना है आपको कि आपके पास दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं निर्जलीकरण में? एक तो आपके पास एल्कोहल है। एल्कोहल में आपको पता है ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2। और एक हमारे पास क्या है? H2SO4। इसके अलावा निर्जलीकरण में कोई है कि हमारे पास नहीं है। तो अब क्या होगा, जैसी अब क्रिया प्रारंभ होगी ना, सबसे पहले तो H2SO4 तो आयनित रहता ही है, अम्ल आयनित रहता है, प्रबल अम्ल 100% आयनित रहता है, प्रबल क्षार आयनित रहते हैं ऐसे ही। तो ये तो आयनित रहता है। सबसे पहले पद में क्या होगा, हम यहां पर एथेनॉल ले रहे हैं एग्जांपल में, एक दो क्रियाविधि और हम करवा देंगे आपको। एथेनॉल, देखो एथेनॉल में अब देखिए, अब आप कहोगे गुरुजी कहीं कहीं तो आप लोन पेयर बनाते हो ऑक्सीजन पर और कहीं कहीं लोन पेयर नहीं बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लोन पेयर तो हमेशा रहते हैं ऑक्सीजन के पास 2, लेकिन जहां जरूरत होती है इनको दिखाने की तो वहां हम इनको दिखाते हैं, क्योंकि क्रियाविधि में जरूरत पड़ती है दिखाने की, ठीक है। तो ये कौन है? एल्कोहल, इसको हम एथेनॉल कहा, एथेनॉल, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है, देखो ये बहुत सक्रिय है H+ आयन। ये क्या करेगा? ये धनावेश का मतलब, H+ का मतलब क्या है? इसके पास क्या नहीं है बोलो? इलेक्ट्रॉन। अब आप कहो गुरुजी यहां भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तभी तो मैंने रिवर्सिबल किया, ये इसमें भी बदल जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा H+ यहां नहीं जाएगा, टूट रहा है यहां भी जाएगा और उसको जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये H+ कहां गया? इसको क्या चाहिए बोलो? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं इसको? ऑक्सीजन पर दिख रहे हैं भैया। ये बात अलग है कि ऑक्सीजन की औकात नहीं है देने की, लेकिन लोन पेयर हैं तो ये प्रोटॉन इस पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बोलो? तो देखिए ये बनेगा, ध्यान से सुने, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ये प्रोटॉन जुड़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन से प्रोटॉन जुड़ा, ऑक्सीजन की औकात कितने बंद बनाने की है? 2 बंद बनाने की औकात है। कितने बंद बना सकता है? 2। अब इसमें कितने बॉन्ड हो गए? 3। मतलब इसने खुद के लोन पेयर दे दिए। देने के बाद ये क्या कहता है? इस पर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश। अर्थात मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी। 2 बातें मैं आपको बार बार कहता रहा हूं, किसी भी समूह पर कोई भी आवेश क्या होता है? अस्थायी होता है। उसमें दूसरी बात और सुनो, अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, कोई क्या है? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, तो उस पर धनावेश अस्थायी ज्यादा रहता है। वो थोड़ी बहुत देर के लिए ऋणावेश को तो सहन कर सकता है, लेकिन धनावेश बिल्कुल अस्थायी होता है। और जो
कम विद्युत ऋणी परमाणु है उस पर ऋणावेश क्या होता है, ज्यादा अस्थायी होता है। अब आप कहोगे कि एल्कोहल, देखिए पहले पद में क्या हुआ है, एल्कोहल पर प्रोटॉन ने क्या किया, आक्रमण किया। अब आप देखिए ये कौन है, एल्कोहल है ये। एल्कोहल पर कौन जुड़ा, प्रोटॉन जुड़ा। कौन जुड़ा, प्रोटॉन। तो इसको हम क्या कह देते हैं, प्रोटोनित एल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, प्रोटोनित एल्कोहल। इसका एक नाम और लिख सकते हैं, जैसे कार्बन पर धनावेश होता है ना, तो कार्बन पर धनावेश को हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। अगर कार्बन पर धनावेश है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। तो ऑक्सीजन पर धनावेश अगर होगा तो उसको कहेंगे ऑक्सोनियम आयन। क्या कहेंगे, ऑक्सोनियम आयन। तो ये क्या है, ऑक्सोनियम आयन। और इधर कौन जुड़ा हुआ है, एल्थिल। तो इसका एक नाम और है। ये मैं वैसे इसलिए बता रहा हूं कि कहीं कोई सा भी नाम आए, 12th की बात नहीं है, 12th में तो आपको यही लिखा मिल सकता है, लेकिन कहीं दूसरी किताब में या आगे जाके या कोई और आपसे कहे कि क्या है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना। एथिल ऑक्सोनियम आयन। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं है, क्रियाविधि तो एक पद आप स्टार्ट कर दो, एंड आप 1 सेकंड में कर दोगे उसका। सबसे पहले पद में एल्कोहल पर आक्रमण किसने किया, प्रोटॉन ने किया। क्या बना, प्रोटोनित एल्कोहल बना, या इसको क्या कहेंगे, ऑक्सोनियम आयन बना। हमको पता है ये क्या है, अस्थाई। तुरंत क्या करेगा ये, देखिए CH3 CH2 क्या करेगा। अब आप देखिए इधर इसको तो इलेक्ट्रॉन दिए, हाइड्रोजन को तो दिए, यहां से तो वापस लेगा नहीं। कहां से लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, खुद के इधर दे दिए, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को जब लेगा तो इस कार्बन पर कौन सा आवेश आएगा, कौन सा आवेश आएगा, प्लस। और देखिए क्या निकलेगा बाहर, भाई ये किसके रूप में निकल जाएगा, बोलो, H2O। तो ये तो निकल गया कौन, H2O, और ये CH2, और इस कार्बन पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस। कार्बन पर क्या आ गया, प्लस। पुनः देख लो कैसे आया है, इस धनावेशित ऑक्सीजन, ये क्योंकि अस्थायी होता है, किसी भी परमाणु पर कोई भी आवेश, किसी भी समूह पर कोई भी आवेश क्या होता है, अस्थायी। उसमें भी अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है ना, तो उस पर धनावेश और ज्यादा अस्थायी है। तो यहां से इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेगा, H2O के रूप में निकल जाएगा। कार्बन पर कौन सा आवेश आया, धनावेश। इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनियम आयन। ये हमारा मध्यवर्ती बना। अब ध्यान से सुने, मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कौन बन रहा है, कार्बोनियम आयन। तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण को हम देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के निर्जलीकरण को देखेंगे, तो कौन से एल्कोहलों का निर्जलीकरण आसानी से होगा, तृतीयक का या प्राथमिक का, तृतीयक का, क्योंकि उसका जो मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन है वो अधिक स्थायी है। अभी देख लेंगे, कल ही देखा था कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का आप क्रम देखिए, तो सबसे अधिक स्थायी 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, उससे कम 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, उससे कम 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो कोई भी अपक्रिया, जिस अपक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है ना, उन एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम सबसे कम क्रियाशील प्राथमिक, उससे अधिक द्वितीयक और उससे अधिक तृतीयक। कोई सी प्रकार की अपक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो या निर्जलीकरण हो, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अभी देखो लास्ट में तीसरे पद में क्या होगा। अच्छा, ये कार्बोनियम आयन है, ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, किसी भी परमाणु पर कोई भी आवेश स्थायी नहीं होता है। प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक समूह अपने आवेश को समाप्त करना चाहता है, ठीक है ना। यहां पर ऑक्सीजन पर धनावेश था, इसने इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को लिया, H2O के रूप में निकला, कार्बोनियम आयन बना। कार्बन पर कौन सा आवेश है, धनावेश। ये कार्बन क्या करेगा, बीटा कार्बन से, कौन से कार्बन से, बीटा कार्बन से किसको निष्कासित करेगा, हाइड्रोजन को निष्कासित करेगा। और इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, बोलो, यहां जाएंगे, ठीक है ना। और यहां से कौन निकल जाएगा, H प्लस, बाहर क्या निकलेगा, H प्लस। और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के मध्य बन जाएंगे, क्या बनेगी, बोलो, एथीन।
देखो क्रिया विधि क्या है कि अभिक्रिया कैसे होती है, तो इसको आप एक टेंशन ना लें कि आपको एक बार में समझ में आई कि नहीं आई। जैसे जैसे आप क्रिया विधि करते जाओगे, जैसे सबसे पहले मैंने आपको एल्किन के जल वियोजन की क्रिया विधि पढ़ाई, तो उसमें आपने देखा स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं। अब ये दूसरी क्रिया विधि है, तो आप इसको एक बार समझें, फिर घर पे बिना देखे आप इसको लिखें, ठीक है ना, फिर समझने की कोशिश करें। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं। अभी मैं आपको एक दो क्रिया विधि और कराऊंगा जिससे कि आपका दिमाग और खुले। इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, उसमें बहुत शानदार आगे क्वेश्चन आते हैं, 12th में तो उस लेवल का नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है ना। तो आप देखिए, आपको कुछ समझ में आया इसमें, कोई दिक्कत है किसी को? बहुत सिंपल, 3 पदों में यह क्रिया विधि संपन्न होती है। अभी जो H+ आयन निकला है ना, ये कहाँ जाएगा? HSO4 माइनस को लेकर किसके रूप में बन जाएगा? H2SO4। जैसा था वैसा वैसा, उत्पाद क्या बन गया? एल्कीन। ठीक है, लिखिए, लिखो, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि निम्न 3 पदों में संपन्न होती है। निम्न 3 पदों में संपन्न होती है। इसमें आप देखिए, पद नंबर 1 डालें, पद नंबर 1, और उसमें एक लाइन लिख लें, जिससे कि आप दोबारा भी पढ़ेंगे ना तो आपको वो आ जाएगी, ठीक है ना। लिखो, प्रथम पद में एल्कोहल पर प्रोटॉन, ब्रैकेट में लिखना H+, एल्कोहल पर प्रोटॉन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? H+ का आक्रमण होता है, जिससे एल्कोहल पर प्रोटॉन का आक्रमण होता है, जिससे प्रोटोनित एल्कोहल, पुनः सुने, प्रथम पद में एल्कोहल पर प्रोटॉन, ब्रैकेट में H+ का आक्रमण होता है, जिससे प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण होता है। अच्छा, अब इन दोनों को उतार लेना आप, क्योंकि इसको तो दिखाना ही पड़ेगा हमको स्टार्टिंग में, इसको और इसको उतारें, फिर 5 सेकंड लिखाऊंगा आपको मैं। ये लिखने के बाद पद नंबर 2 डालना आप हेडिंग, ये दोनों लिखें, उसके बाद पद नंबर 2, और इसमें लिखें आप, पद नंबर 2 में लिखें, प्रोटोनित एल्कोहल, प्रोटोनित एल्कोहल जल के अणु का निष्कासन करके मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनाता है। जल के अणु का निष्कासन करके मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनाता है। ये वाली 2 पद आपने कहा था। सेकंड पद देखें, ये वाला, एक देखिए, क्रियाविधि जब भी लिखें ना तो आप थोड़ा सा गैप करके लिखें पदों को, है ना, घसर पसर ना करें कॉपी में। आप देखिए, 1 मिनट बता देता हूं, साइंस के स्टूडेंट 2 चीजों का लोभ ना करें, पेन का लोभ ना करें, कॉफी का लोभ ना करें, रफ का लोभ नहीं करें, किताब का लोभ नहीं करें,
बाकी का कहीं से पैसे बचाएं, ठीक है। तो आपके पास रफ हमेशा होनी चाहिए और नोट्स ऐसे होने चाहिए जो डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठे, ठीक है। ये लिख लिया, पद नंबर सेकंड लिख लें आप। पद नंबर थर्ड, पद नंबर थर्ड में लिखें मध्यवर्ती, इस ये लिखें पद नंबर थर्ड में लिखो अंतिम पद में, अंतिम पद में कार्बोनियम आयन बीटा कार्बन से, कार्बोनियम आयन बीटा कार्बन से प्रोटॉन त्याग कर, ब्रैकेट में लिखना H+ त्याग कर एल्कीन एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रोटॉन, इसी में लिख ले एक लाइन, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रोटॉन HSO4- से क्रिया करके HSO4- आयन से क्रिया करके पुनः H2SO4 में परिवर्तित हो जाता है। ये भाषा मैंने इसलिए लिखवाई जिससे कि आपको इसको अगर आप दोबारा जब देखें तो आपको याद करने में, समझने में टेंशन ना हो। ये पद उतार लें आप। देखिए ये क्रियाविधि हो गई, पुनः आप देख लें H2SO4 आयनित होगा H+ HSO4-। प्रथम पद में ये प्रोटॉन एल्कोहल पर आक्रमण करता है, प्रोटॉन है तो एल्कोहल बनता है या ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ये जल के अणु का निष्कासन करेगा, मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनेगा। कार्बोनियम आयन अंत में क्या करेगा, बीटा कार्बन से प्रोटॉन निष्कासित करके एल्कीन में परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रोटॉन HSO4- से क्रिया करके पुनः H2SO4 बना देता है, ठीक है। एक आपको होमवर्क है आज, और क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपकी दिमाग जो है वो संकुचित रहे, मैं चाहता हूं ब्रॉड हो, ब्रॉड दिमाग बढ़े आपका, जिससे कि कैसा भी क्वेश्चन कुछ भी आपके पास आए, कहीं भी आए, बहुत अच्छी क्रियाविधि है। आप रफ में लिख लेंगे इसको, नियोपेंटिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, ये आपको घर पे करनी है। नियोपेंटिल एल्कोहल, अच्छा नियोपेंटिल एल्कोहल की संरचना अगर आप चाहें तो मैं बना देता हूं। ये नियोपेंटिल एल्कोहल है, आपको पता है ये कौन सा समूह है, नियो, ठीक है। नियोपेंटिल एल्कोहल, इसके निर्जलीकरण की क्रियाविधि आपको पढ़ करके रफ में लिखनी है। आपको आती है तो ठीक, नहीं आती है तो टेंशन। पद यही रहेंगे तीनों, ठीक है ना। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।